नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि तिब्बत से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, तिब्बत से बड़ी खबर। तिब्बत, नेपाल, भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से तिब्बत में मची है भारी तबाही। 53 लोगों की मौत, मकानों को भारी नुकसान। 7.1 तीव्रता के भूकंप से एशिया में हलचल। तिब्बत, नेपाल, भारत में भूकंप के झटके। भूकंप से तिब्बत में भारी तबाही मची है। 53 लोगों की मौत हो चुकी है, मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। नेपाल में भी कुछ नुकसान की खबरें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तिब्बत, नेपाल, भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से तिब्बत में भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। 53 लोगों की मौत हो चुकी है, मकानों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह महसूस ये झटके भूकंप के किए गए। रेक्टर स्केल पर 7.1 जो तीव्रता थी भूकंप की, वो रही। ये तस्वीरें तिब्बत से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोगों के मकान गिर चुके हैं। 53 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी मकान के नीचे दबे हो सकते हैं, मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 53 लोगों की मौत हो चुकी है, मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें तिब्बत से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और राहत बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। 53 लोगों की मौत हुई है। तमाम जो मकान थे वो ढह गए हैं। ज्यादातर कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। तो तिब्बत से भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है भूकंप के कारण। नेपाल से भी नुकसान की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। तो तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 53 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। इस प्रकार की आशंका जताई जा रही है। तिब्बत, नेपाल, भारत में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिस कारण तिब्बत में क्योंकि 7.3 के आसपास, 7.1 रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता थी, जिसके कारण वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, खासकर कच्चे मकानों को काफी नुकसान हुआ है। राहत बचाव कार्य लगातार तिब्बत में जारी है। 53 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, यानी कि मौतों का आंकड़ा आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है। सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, सुबह सुबह एक अनहोनी सी खबर आई, अनचाही सी खबर आई पर तमाम नजरें रखी हैं। क्या वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा कारण हो सकता है जिस कारण इतना नुकसान हुआ है? राजेश, तिब्बत में ऐसे भूकंप अक्सर आते रहते हैं। जो जियोलॉजिस्ट हैं, जियोफिजिस्ट हैं, उनका कहना है कि भारत का जो कॉन्टिनेंट है, गोंडवाना लैंड, ये आज जी से लाखों करोड़ों साल पहले तिब्बत से अलग था। और हो ये रहा है कि गोंडवाना लैंड यानी भारत का जो कॉन्टिनेंट है वो आस्ते आस्ते तिब्बत के पहाड़ के नीचे घुस रहा है। हर साल करीबन 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। इससे हो क्या रहा है कि तिब्बत का जो पठार है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। भारत तिब्बत के नीचे घुस रहा है आस्ते आस्ते। कॉन्टिनेंटल जी ड्रिफ्ट बोलते हैं इसे। इस थ्योरी का नाम लिया गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इसी वजह से आप देखें, जो हिमालयाज हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हर साल, थोड़ा थोड़ा 1 इंच 2 इंच करके। तिब्बत में जो भूकंप आते हैं वो भी इसी का रीजन है। क्योंकि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से भारत का जो कॉन्टिनेंट है यानी गोंडवाना जी लैंड जब तिब्बत के नीचे घुस जाता है, तो वहां जमीन में जो स्ट्रेस आ जाती है, एक तरह की टेंशन पैदा हो जाती है, वो रिलीज जी करनी पड़ती है। अचानक से जमीन शिफ्ट करती है, दो लेयर्स के बीच में मूवमेंट होती है, भूकंप आता है।
इतना ज्यादा तबाही क्यों हुआ है, इसके बारे में दो विचार हैं। एक तो ये है कि तिब्बत में चीन ने इतनी तेजी से डेवलपमेंट किए हैं कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा भारी हैं। लेकिन ऐसी ओके। खबरें अभी तक छनकर आई नहीं है। जब डिटेल्स अवेलेबल होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डैमेज हुआ है उसकी जो फोटो है या वीडियो आएंगी, जी। तभी आकलन कर सकेंगे। ज्यादा डैमेज इसलिए हुआ है कि तिब्बत के लोग जो हैं ट्रेडिशनल तौर पर सीमेंट से घर नहीं बनाते हैं, पत्थरों से बनाते ओके। हैं। हाँ, सपोर्ट देने के लिए वो बीच में लकड़ी का बीम डालते हैं। लेकिन अगर 7.1 रिक्टर स्केल का भूकंप है तो ये पत्थर के मकान जो कि लकड़ी से सपोर्टेड होते हैं, शायद उसमें कई जगह कीचड़ का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, 53 वो लोगों ढह की मौत जाते हुई हैं। है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ देश सकता है। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कनाडा से बड़ी खबर। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा। जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी नेता का पद भी छोड़ा। मैं फाइटर हूं लेकिन घर में लड़ाई नहीं करता, जस्टिन ट्रूडो बोले। कनाडा में बन सकता है भारतीय मूल का पीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा। जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी नेता का पद भी छोड़ा। मैं फाइटर हूं लेकिन घर में लड़ाई नहीं करता, जस्टिन ट्रूडो बोले। कनाडा में बन सकता है भारतीय मूल का पीएम। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा, सोमवार को पद से इस्तीफा दिया। पार्टी का नेता पद भी छोड़ दिया। 2015 से देश के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री थे। लिबरल पार्टी के सांसदों का उनके ऊपर प्रेशर था। अमेरिका भारत से रिश्ते उनके राज में बेहद खराब हुए। लिबरल पार्टी चुनेगी अब नया नेता। अनीता आनंद और जॉर्ज चहल, ये दो ऐसे भारतीय हैं जो कि प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं। तो क्या कनाडा में कोई भारतीय प्रधानमंत्री हो सकता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने क्या कुछ कहा वो देख लेते हैं। अगर मुझे घर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में सबसे बेहतर विकल्प नहीं बन पाऊंगा। उन्होंने खुद को एक फाइटर बताया और कहा कि मुझे कनाडाई लोगों की बहुत परवाह है। मैं हमेशा कनाडा के लोगों की भलाई चाहता हूं और उनकी भलाई के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा, और हम सीधा देवनाथ सर के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन युक्त के देवनाथ सर, कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। जिस प्रकार से उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के सांसद हो चुके थे, उनकी ही वित्त मंत्री हो चुकी थी, जिस प्रकार से उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को खराब किया, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जस्टिन ट्रूडो पर एक प्रेशर बन रहा था, तो किस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो के इस इस्तीफे को देखते हैं साहब? हाँ राजेश, कनाडा में बारी बारी से कभी लिबरल पार्टी पावर में आती है, कभी कंजर्वेटिव पावर में आते हैं। जहां तक भारत की बात है, दोनों ही पार्टी का रवैया भारत की तरफ नरम नरम होता है, कभी कभी थोड़ा गरम गरम हो जाता है। जी। दोनों ही पार्टियां वहां खालिस्तानी फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकती। कनाडा में जो सिख हैं बड़ी तादाद में हैं, और दोनों ही पार्टी को बहुत ज्यादा तादाद में फंडिंग करते हैं। इसके अलावा वहां पे जो सिख समर्थित छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनकी मदद से ही लोग बड़ी पार्टियां पावर में आती हैं, चाहे वो लिबरल्स हो या कंजर्वेटिव्स हो। अभी फिलहाल सबसे बड़ा रीजन लगता है ये था कि अमेरिका और कनाडा के बीच में टेंशन हो गए, और जी। लिबरल्स ने जस्टिन ट्रूडो को ये बोला कि वह अमेरिका के साथ जो संबंध है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। और आखिरी कहते हैं ना कि ऊंट के पीठ पर आखिरी तिनका, कैमल्स ब्रेकिंग ब्रेक बैक, वो था जब ट्रंप ने कह दिया कि हम जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के 20 जनवरी को, तो 25% टैरिफ लगा देंगे कनाडियन इंपोर्ट्स पर। और इससे उनके खुद के पार्टी के जो लीडर थे, एमपीज थे, वो भी बिदक गए। उन्होंने कहा कि फिर जस्टिन ट्रूडो कर क्या रहे हैं, अगर वो अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध ठीक नहीं रह सकते। हाँ, जी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कनाडा में इलेक्शन अक्टूबर के महीने में ड्यू है।
अब कई देशों में क्या होता है कि बस लिबरल पार्टी के लोग आपस में मिल जाते हैं और एक नया नेता चुन लेते हैं। लेकिन कनाडा ओके। का नियम ये है, लिबरल पार्टी का नियम ये है कि उनका एक कन्वोकेशन होता है, बहुत बड़ा मेला जैसा अफेयर, जिसमें सारे ओके। एमपी एमएलए जैसे उनके जो इक्विवेलेंट होते हैं, सेनेटर इक्विवेलेंट होते हैं, और उनके जो वोटर्स होते हैं, लिबरल पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, फंड रेजिंग में जिन्होंने कैंपेन किया होता है, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वो अपना लिबरल पार्टी का नया नेता चुनते हैं। तो इसमें 4-5 महीने लग जाते हैं, तो मेरे ख्याल से जून जुलाई तक तो ये तब प्रोसेस तक तब कंप्लीट तक होगा। कनाडा के चुनाव तो भी आ आप जाएंगे। समझो जून तक तो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं ही। जी। और तब तक चुनाव भी आ जाएंगे, क्योंकि इसी साल चुनाव भी होने हैं कनाडा में। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, पाकिस्तान को ब्रिक्स ने दिया बड़ा झटका। ब्रिक्स का नया सदस्य बना इंडोनेशिया। ब्राजील ने इंडोनेशिया की एंट्री का किया ऐलान। ब्राजील 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। पाकिस्तान को ब्रिक्स ने दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान को ब्रिक्स ने दिया बड़ा झटका। ब्रिक्स का नया सदस्य बना इंडोनेशिया। ब्राजील ने इंडोनेशिया की एंट्री का किया ऐलान। ब्राजील 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। ब्रिक्स का पाकिस्तान को झटका, ब्रिक्स में इंडोनेशिया की एंट्री, ब्राजील ने किया एंट्री का ऐलान। सबसे बड़ा मुस्लिम देश अब ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है। पाक के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता था। 2025 में ब्राजील होस्ट करेगा ब्रिक्स। और हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं। सर, ब्रिक्स में इंडोनेशिया की एंट्री क्या मायने रखती है, और ये पाकिस्तान के लिए क्या किसी सदमे से कम नहीं है? क्योंकि लगातार वो रूस और चीन की शरण में जाकर गुहार लगा रहा था कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बना लो। लेकिन आगे आप डिटेल से बता पाएंगे कि कहां खेल हो गया? राजेश, पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि उसने सोचा शायद ब्रिक्स का मेंबर मिल जाएगा, तो जब वो इधर उधर से पैसे मांगते हैं उधार में या भीख में, उनको ब्रिक्स से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जी। ऐसी बात नहीं है। ब्रिक्स जो है फिलहाल पावरफुल कंट्रीज का एक धड़ा है। चाहे ब्राजील जी। हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, सारे बहुत मजबूत देश हैं। अब इंडोनेशिया को शामिल किया गया, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि इंडोनेशिया की इकोनॉमी जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी है और साउथ ईस्ट एशिया में डोमिनेटिंग इकोनॉमी है। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ जी। सस्टेनिंग इकोनॉमी है। उनका विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत बड़ा है। सब, और इससे भी बड़ी बात है कि उनकी जीडीपी बहुत ही हेल्दी है। तो ओके। पाकिस्तान को जो मेंबर नहीं बनाया गया, इसकी बहुत सारी वजह है। क्या होता है कि अम, पाकिस्तान की एक तो जो भी ब्रिक्स का मेंबर बनेगा उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जी। वो बस मेंबर बन जाए और कल से ही पैसे मांगना शुरू कर दे, उधारी मांगना शुरू कर दे, रेवड़ियां मांगनी शुरू कर दे। और इसका हिंट बहुत बहुत पहले ही मिल गया था कि जब हमने जब ब्रिक्स की पिछली 2 मीटिंग्स में पाकिस्तान को पार्टिसिपेटिंग मेंबरशिप का भी ओहदा नहीं दिया था, यानी वो आए, छोले भटूरे खा के वापस चले गए। तो ओके। पाकिस्तान का ब्रिक्स का मेंबर बनना थोड़ा भविष्य में 3-4 साल के लिए मुश्किल है। हाँ, ये बात जरूर है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाए, क्योंकि लगता है कि फिर उसको एक ब्रिक्स की मीटिंग्स में एक पिछलग्गू मिल जाएगा, जो कि आंख बंद करके भारत के विरुद्ध जो एक्शंस अगर कुछ होंगे, तो जी। उसमें पिछलग्गू पाकिस्तान चीन के साथ आंख मूंद कर वोट डालेगा। जी राजेश। जी, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है इस वक्त की, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें, एचएमपीवी वायरस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन से दुनिया में फैलने लगा एचएमपीवी वायरस। मलेशिया, हांगकांग में मिले एचएमपीवी के मरीज। भारत में भी सामने आए एचएमपीवी के 8 मामले। ये मामले 8 हो चुके हैं। कर्नाटक और गुजरात में भी मिला एचएमपीवी वायरस। महाराष्ट्र में भी 2 मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, चीन से दुनिया में फैलने लगा एचएमपीवी वायरस। मलेशिया, हांगकांग में मिले एचएमपीवी के मरीज। भारत में भी सामने आए एचएमपीवी के 8 मामले। कर्नाटक और गुजरात में मिला एचएमपीवी का वायरस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुनिया में फैला एचएमपीवी वायरस।
मलेशिया, हांगकांग में कई मामले सामने आए। चीन के हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है। भारत के बेंगलुरु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अब मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में भी मिला HMPV वायरस और 8 ही मामलों में बच्चे जो हैं वो संक्रमित मिले हैं। मलेशिया, हांगकांग में कई मामले सामने आए हैं। चीन के हॉस्पिटलों में भीड़ लगी है। भारत के बेंगलुरु में भी मामला सामने आया। गुजरात में भी मिला HMPV वायरस। नेक्स्ट ग्राफिक्स। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। देवनाथ सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, चीन से एक और वायरस का निकलना, कोरोना क्या कुछ कोरोना कर सकता था, कोरोना ने दिखाया और एक्सपर्ट्स का तमाम यही मानना था कि एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर चीन ने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन अब HMPV वायरस, तमाम बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। भारत में भी 8 मामले आ चुके हैं। क्या कारण है कि चीन से ही इस प्रकार के वायरस निकलते हैं सर, चाहे सार्स कोविड हो या दूसरे तरह के कई वायरस हो सर? हाँ राजेश, ये HMPV वायरस जो है ये चीन से दुनिया में फैल रहा है। लेकिन गौरतलब ये है कि हमें इसके बारे में यकीन करना चाहिए जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय का बुलेटिन कहता है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कह दिया है कि ये जो वायरस है खतरनाक वायरस नहीं है और बहुत पुराना वायरस है। इसका जो एग्जिस्टेंस है दशकों पुराना है और कोई खास डरने की बात नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ सर्दी, जुकाम, नजला, सरदर्द, बुखार होता है जो कि आम दवाइयों को लेने पर ही ठीक हो जाता है। इससे कोई मौत नहीं होती है। सिर्फ ये है कि जिसको ये नजला, जुकाम, बुखार होता है वो 3 दिन से 5 दिन तक रह सकता है और नॉर्मल एंटीबायोटिक लेने पर ठीक हो जाता है। एक और चीज है कि भारत सरकार ने बुलेटिन में बोल दिया है कि अभी फिलहाल मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप बाहर जाएं बस इतना ही करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके पे मत जाएं। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो ऐसी जगह पर जाएं जहां हवा बह रही हो, यानी क्लोज्ड जगह ना हो। तो मास्क पहनना क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है। क्या हमें इससे डरना है? डरना नहीं है, क्योंकि इससे मौत नहीं होती। जस्ट सर्दी, जुकाम, नजला, चलिए, लेकिन यह है 3 दिन कि 4 दिन आप घर पर बैठ के फिलहाल चीन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर लोगों को 2020 का वो कोरोना याद आ गया, जब लोगों में एक अजीब सा खौफ व्याप्त हो गया था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।